अगर आप बिज़नेस या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। किन किन रिस्क को हम सिस्टमैटिक रिस्क की कैटेगरी में रखते हैं और किन को अनसिस्टमैटिक रिस्क की कैटेगरी में रखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो इनके इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहला आता है हमारा सिस्टमैटिक रिस्क। तो अगर हम बात करें सिस्टमैटिक रिस्क होता क्या है, it refers to the risk inherent to the entire market or a particular segment of it which cannot be diversified away। मतलब एक ऐसा रिस्क जो या तो पूरी की पूरी मार्केट के लिए होता है या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए होता है और जिसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता, जिसको डाइवर्सिफाइड बिजनेस से दूर नहीं कर सकते आप, उसको आपको फेस करना ही करना पड़ेगा। पर्टिकुलर सेगमेंट्स यहाँ हमारा मतलब है, हो सकता है कोई रिस्क सिर्फ ऑटोमोबाइल के लिए आ गया हो, कोई रिस्क कह सकते हैं फूड इंडस्ट्री के लिए आ गया हो। मतलब पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरे सेगमेंट के लिए एक रिस्क जब आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं, जिसको कि डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। दिस टाइप ऑफ रिस्क इज एसोसिएटेड विद द ओवरऑल मार्केट कंडीशंस एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, वॉर्स, पेंडेमिक एंड नेचुरल डिजास्टर्स। तो जो भी हमारे इस तरीके के रिस्क होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, हमारी या तो मार्केट कंडीशन से जुड़ा होगा हमारा ये रिस्क, या फिर जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर कौन से होते हैं, जिनको कि एक बिजनेसमैन एक बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। लाइक आपका इन्फ्लेशन है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आपकी इंटरेस्ट रेट्स, इनको आप नहीं कर सकते। वॉर से कंट्रीज़ के बीच में कोई पेंडेमिक आ गई या कोई नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे आपका कोविड आया, आपके कई जगह आप देखते हो कि भूकंप आ जाता है, या फिर किसी कंट्रीज़ के बीच में इस टाइम रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो इन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये क्या एक सिस्टमैटिक रिस्क है, जिनका इफेक्ट पूरी की पूरी मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है और इनको कोई डाइवर्सिफाई भी नहीं कर सकता बिजनेस से अलग। इट अफेक्ट्स द एंटायर मार्केट एंड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय डाइवर्सिफाइंग अ पोर्टफोलियो। आप किसी भी तरह इसके जो कह सकते हैं इफेक्ट है ना, उसको आप पोर्टफोलियो की हेल्प से भी डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस रिस्क को एक और नाम दिया गया है, आपका नॉन डाइवर्सिफिकेबल रिस्क, और इसको हम मार्केट रिस्क भी कहते हैं। तो सिस्टमैटिक के दोनों नाम हैं आपके पास। एक तो हम इसे मार्केट रिस्क कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरी मार्केट के लिए सेम होता है, किसी एक कंपनी के लिए नहीं होता। और दूसरा नाम है इसका नॉन डाइवर्सिफाई रिस्क। नॉन डाइवर्सिफाई, क्योंकि इस रिस्क को आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये किन से बने होते हैं, आपके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से बने होते हैं, लाइक आपका इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, पेंडेमिक, नेचुरल डिजास्टर्स एक्सेट्रा। तो ये तो कॉन्सेप्ट था आपका सिस्टमैटिक रिस्क का। अब सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर भी कई पार्ट हैं, कई टाइप्स हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि इंटरेस्ट रेट रिस्क। इट रेफर्स टू द रिस्क that arises from the fluctuation in the interest rate। अब आप जो भी इंटरेस्ट रेट आपने बैंक से लोन ले रखा है, आपका जो लोन का रेट होता है वो फ्लक्चुएशन में होता है। हो सकता है अगर कोई एकदम से कंट्री के अंदर कोई फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हो गई तो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो ये कैसा होता है, आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट द स्टॉक मार्केट नेगेटिवली एंड रिड्यूस बॉन्ड प्राइसेस। अब हो सकता है एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ गया, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं जैसे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर। कैसा इफेक्ट रहेगा? नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। और जब किसी के भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके जो बॉन्ड के प्राइस हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा है इन्फ्लेशन रिस्क। इट रेफर्स द रिस्क ऑफ इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, रिड्यूसिंग द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। तो ये क्या होता है कि आपके पास 100 रुपीज़ है और आप उस 100 रुपीज़ से जाकर 10 प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, लेकिन अभी एकदम से क्या हो, अब आप 100 रुपीज़ से सिर्फ 8 प्रोडक्ट ही परचेज कर पाओ, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका इन्फ्लेशन रिस्क। एकदम से कि अब इंसान के पास पैसे तो उतने ही हैं, लेकिन अब उसकी जो परचेसिंग पावर थी मनी की वो कम हो गई है, रैंडम से गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, तो डिमांड अपने आप घट जाएगी। तो ये भी कैसा रिस्क होता है, इन्फ्लेशन रिस्क। नेक्स्ट है करेंसी रिस्क।
इट रेफर्स टू राइज द अराइजेस फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी। अब कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि उसकी करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन रहे या कम रहे। हर कोई चाहता है कि उसकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर रहे, लेकिन ये किसी कंट्री के हाथ में नहीं होता। ये होता है हमारा डिमांड सप्लाई इंटरनेशनल लेवल पर, क्या हमारे रूल्स रेगुलेशंस है, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है हमारे पास, कह सकते हैं कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना हमारे पास गोल्ड अवेलेबल है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनके बाद ये हमारे जो करेंसी रेट होते हैं ये डिसाइड होते हैं। अगर आपके करेंसी रेट्स के अंदर कोई फ्लक्चुएशंस आती है, अप डाउन होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, करेंसी रिस्क कहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, इफ़ अ डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, इट नेगेटिवली अफेक्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस एंड कंपनीज डेट रिलाई ऑन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। अब आप खुद सोचिए, अभी आपकी कंट्री का हम बात करते हैं $1। $1 के इस टाइम पर नॉर्मली जो वैल्यू है 80 रुपीज़ है। अब अगर कोई अमेरिकन पर्सन है, वो इंडिया से प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, तो वो सिर्फ ₹1 अपने लगाकर इंडिया के अंदर ₹80 का जो प्रोडक्ट है उसको परचेज कर लेगा। तो वो अपने कम रुपए में इंडिया के अंदर आकर ज़्यादा परचेज करेगा। तो यहाँ पर भी ट्रेड ठीक चल रहा है, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में परचेज कर रहे हैं। अभी एकदम से क्या हो कि ₹1 की जो वैल्यू है $1 की, वो हो जाए ₹20 के बराबर। तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ ट्रेड हमारी कंट्री से बंद कर देंगे, क्योंकि अब वो चाहते हैं सेम जो 80 में जितना प्रोडक्ट मिला करता, 80 में हो सकता है 80 यूनिट मिला करती, तो अब वो चाहेंगे, उन्हें यूनिट तो अभी भी 80 चाहिए होगी, तो कहीं ना कहीं अब उन्हें $1 की वैल्यू जो 20 हो गई है, तो उन्हें $4 देने पड़ेंगे उस 80 गुड्स को लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे ही करेंसीज का एक्सचेंज रेट चेंज होता है, उनमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, वो हमारे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बिजनेस को। तो ये तो थे हमारे सिस्टमैटिक रिस्क के पार्ट। अब बात करते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। इट रेफर्स टू द रिस्क दैट इज स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल स्टॉक और इंडस्ट्री एंड कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। कोई ऐसा रिस्क जो स्पेसिफिक एक कंपनी के लिए, एक स्पेसिफिक स्टॉक के लिए, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए हो, और जिसको कि रिड्यूस किया जा सके, डाइवर्सिफाई किया जा सके, तो वो होता है आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क। This type of risk is associated with the unique factor of company such as management change, product failure, lawsuits and regulatory change। अब हो सकता है किसी कंपनी ने अपनी फर्म के अंदर मैनेजमेंट में कोई चेंज कर दिया, एक नई हायरिंग बाहर से कर ली, अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर कर दिया, या कोई नया प्रोडक्ट बनाया वो मार्केट में फेल हो गया, या कोई नए रूल्स रेगुलेशंस को अप्लाई कर दिया, कोई रेगुलेटरी बॉडी थी उसको चेंज कर दिया। तो इन सब चीज़ों को क्या है, मैनेजमेंट अपने लेवल पर फिर से चेंज कर सकता है, फिर से अपने पुराने प्रोडक्ट को बना सकता है, नए प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकता है, और रूल्स में रेगुलेशंस में फिर से मॉडिफिकेशन कर सकता है, जिसके थ्रू कि उसके रिस्क को वो डाइवर्सिफाई कर सके, उसके रिस्क को कम कर सके। तो ये होता है आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क, और ये स्पेसिफिक एक कंपनी, एक बिजनेस या इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लिए होता है, और इसके रिस्क को हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए इसको दो नाम दिए जाते हैं। एक तो नाम है इसका डाइवर्सिफिकेबल रिस्क, क्योंकि इसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इसके रिस्क को, और दूसरा है स्पेसिफिक रिस्क, क्योंकि ये रिस्क कंप्लीट मार्केट के लिए नहीं है। अब हो सकता है मेरे को मेरा सप्लायर प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा था, मेरा रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर रहा था, तो वो मेरा अनसिस्टमैटिक रिस्क के अंदर आ गया। अब मैं इसको कैसे डाइवर्सिफाई करूँगा, मैं तुरंत जाकर अपने लिए नए रॉ मटेरियल प्रोवाइडर को सेलेक्ट करूँगा और उनसे प्रोडक्ट को लेना शुरू कर दूँगा। मैंने उस रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया। हो सकता है मेरे पास लैंड नहीं अवेलेबल हो रहा था मेरे प्रोडक्शन के लिए, या मेरा जो पुराना ओनर था जिससे मैंने लीज पे ले रखी थी प्रॉपर्टी, अपना वेयर हाउस, उसने रेंट बढ़ा दिया। अगर वो रेंट बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं मैं उसके सब्स्टिट्यूट्स को ढूंढकर उसका यूज़ करना शुरू कर दूंगा। मतलब ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क। मतलब जिस रिस्क को आप डाइवर्सिफाई कर सको, जो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए, स्पेसिफिक बिजनेस के लिए सिर्फ हो, वो होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं, तो सबसे पहला है आपका बिजनेस रिस्क। इट अराइजेज फ्रॉम द कंपनीज ऑपरेशंस सच एज डिक्लाइन इन सेल्स और प्रोडक्शन। अब अगर किसी कंपनी की सेल्स डिक्लाइन हो रही है, प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है, तो ये बिजनेस रिस्क है। इसको कंपनी कैसे इंप्रूव करेगी। अगर सेल डिक्लाइन हो रही तो आप खुद सोचिए सेल क्यों डिक्लाइन होती है। आपकी ये सेल है और सेल डिक्लाइन होती है, तो इसके कुछ ही फैक्टर होते हैं। या तो आपकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज जा रही है, या फिर आपका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है, या फिर जो कस्टमर की डिमांड है वो घट गई। डिमांड तो देखो तभी घटेगी जब आपकी क्वालिटी और आप प्राइस के साथ
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करोगे, अपनी सेल्स को फिर से इम्प्रूव कर लोगे, यहाँ पर जो बिजनेस रिस्क है उसको आप फिर से ख़त्म कर दोगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट था आपका बिजनेस रिस्क का। इसमें बेसिकली आपकी कंपनी के ऑपरेशंस को इंक्लूड करा जाता है। अब नेक्स्ट इसी में आता है आपका फाइनेंशियल रिस्क। इट अराइजेज फ्रॉम द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सच एज इंक्रीज इन डेट। अब हो सकता है हर कंपनी के पास एक स्ट्रक्चर होता है कि कंपनी के पास अगर मैं बात करता हूँ 100 रुपीज़ कैपिटल है, तो 100 रुपीज़ खुद के नहीं होते, कुछ यहाँ पर वो शेयर इशू करके कलेक्ट करता है, कुछ वो डेप्थ इशू करके कलेक्ट करता है, कुछ अपने वो पर्सनल सेविंग को लगाता है। तो फाइनेंशियल रिस्क यही है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है। अगर कंपनी को लगता है कि उसके पास डेप्थ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसका नेगेटिव इफेक्ट कंपनी के डिसीजंस में, उसके मैनेजमेंट में आ रहा है, तो अपने डेप्थ को पे कर कर कहीं ना कहीं उस रिस्क को ख़त्म कर देगा, उस रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देगा। ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने डेप्थ इशू करे ना करे। अगर पहले इशू कर रखे तो उनको रीपे कर कर अपनी जो लाइबिलिटी उसको ख़त्म भी कर सकता है। अब नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट रिस्क। इट अराइजेज फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट सच एज पुअर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको देखना होता है कि आपको सारे काम इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में करने होते हैं जिसके थ्रू कि आप अपने बिजनेस गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई ऐसा डिसीजन है जो गलत था जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर आ रहा है, तो उसको आप फिर से इंप्रूव कर सकते हो, अपने डिसीजंस को रिवर्स बैक कर सकते हो और एक नया डिसीजन लेकर उस अपना आपने जो लॉस करा है, अपने या कह सकते हैं जो भी इवेंट को ख़राब करा है, उसको फिर से ठीक करने की कोशिश कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटली बात करी जाती है कि आपके मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, उससे इसको कंट्रोल करते हैं। लास्ट आपका लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी क्या है कि एक कंपनी के पास इतने पैसे, इतने असेट्स अवेलेबल होने चाहिए जिसके थ्रू कि अपनी डे बाय डे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके कैश की। इट राइसेस फ्रॉम द इनएबिलिटी टू सेल एंड असेट्स क्विकली एट अ फेयर प्राइसेस। इसमें क्या होता है, अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को तुरंत फेयर प्राइस में सेल नहीं कर सकती तो हम क्या कहेंगे, उसके पास लिक्विडिटी रिस्क है। तो उसके पास इतने असेट्स होने चाहिए जिसको कि तुरंत वो उनके फेयर प्राइस पर सेल कर कर अपने पास कैश को कलेक्ट कर सके अपने डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एन इन्वेस्टर्स होल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स दैट हैव डाइवर्सिफाइड अक्रॉस वेरियस सेक्टर. An unexpected event such as natural disasters would impact the entire market, resulting in losses across the portfolio, indicating systematic risk. अब किसी ने इन्वेस्ट कर रखा था स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे पोर्टफोलियो बनाकर, और एकदम से कोई नेचुरल डिजास्टर आया, उसकी वजह से पूरी मार्केट के ऊपर इफेक्ट हुआ, सारी कंपनीज लॉस में डूबने लगी। तो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिस्टमैटिक रिस्क। क्योंकि यहाँ पर जो एक रिस्क आया था ना कि एक नेचुरल डिजास्टर आया, उसका इम्पैक्ट पूरी की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर देखने को मिला, क्योंकि उसने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, फिर भी उसको हर सेगमेंट में लॉस हुआ, क्योंकि एक सिस्टमैटिक रिस्क था। ये किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं होता, कंप्लीट मार्केट के लिए होता है। और अगर हम अनसिस्टमैटिक की बात करें, ऑन द अदर हैंड, इफ अ कंपनी स्पेसिफिक इवेंट सच एज प्रोडक्ट रिकॉल और मैनेजमेंट स्कैंडल्स, अगर इट वुड ओनली इम्पैक्ट द पर्टिकुलर कंपनी स्टॉक्स, इंडिकेटिंग अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब हो सकता है एक पर्सन ने 3 कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी। अब सी कंपनी का हो सकता है डेटा ब्रीच हो गया या कोई स्कैंडल इसका सामने आ गया मैनेजमेंट का, तो जो सी कंपनी है इसके शेयर्स के प्राइस तुरंत डाउन आ जाएंगे, लॉस में चली जाएगी, लेकिन ए और बी के तो नॉर्मल ही रहेंगे। अब ये कंपनी क्या करेगी, अपने स्कैंडल से रिकवरी करेगी, अपने आप को जस्टिफाई करेगी, और जस्टिफाई कर इसने कर दिया तो फिर से जो उनकी वैल्यू वो ऊपर आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क और इनके टाइप्स। अगर इन शॉर्ट में देखें तो जो एंटायर मार्केट को इफेक्ट करे, एंटायर मार्केट को इफेक्ट करे, एंटायर मार्केट इफेक्ट, और जिसको डाइवर्सिफाई ना किया जा सके, आप उसको डाइवर्सिफाई ना करो, तो वो तो होता है आपका सिस्टमैटिक। और अगर स्पेसिफिक सेगमेंट पे कोई इफेक्ट देता है अपना, मतलब स्पेसिफिक मार्केट के ऊपर इसका इफेक्ट देखने को मिले और जिसको कि आप डाइवर्सिफाई कर सको, तो वो क्या होता है आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।